हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं सीडीपी के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। तो आपका डेवलपमेंट हमेशा सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले होती है शैशव अवस्था, फिर आती है बाल्य अवस्था और फिर आती है आपकी किशोर अवस्था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आपकी दूसरी स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कैसे? क्योंकि ओनली वाले जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट है ना वो सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित नहीं होता है, वो आपका डेवलपमेंट से भी प्रभावित होता है। क्योंकि अगर आपको अच्छा वातावरण ही नहीं मिलेगा तो आपका विकास डेफिनेटली प्रभावित होगा। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है और आपसे पूछा ही रॉन्ग गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। तो आपका जो शुरुआती स्टेजेस में विकास होता है वो आपका सबसे क्रूशियल होता है। तो शुरुआती स्टेजेस हैं आपकी प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो भाषा के अर्जन की दृष्टि से अगर पूछता है तो वो हो जाएगा आपका अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक सोशलाइजेशन की द्वितीयक एजेंसी पूछ रहा है। तो प्राइमरी होती है एक हो जाती है आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है? पी आता है और सेकेंडरी में एस आता है। तो पी से आपको परिवार याद रखना है और एस से आपको स्कूल याद रखना है, ठीक है। तो एस सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी पूछा है तो स्कूल ढूंढिए कहाँ पर है। तो स्कूल है आपका थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में तो परिवार भी है और परिवार किस में जाएगा? वो चला जाएगा आपका प्राथमिक में। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन। तो साथ साथ आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड नो। जो बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हैं, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? तो उस स्टेज में सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, गिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्लासिफिकेशन। तो कॉन्क्रीट सी से बनता है, तो सी से आपको कंजर्वेशन याद रखना है और क्लासिफिकेशन याद रखना है। इसके अलावा कॉन्क्रीट में आ जाता है आपका सीरिएशन भी। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, गिव प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेज तो कॉन्क्रीट है और कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा सिर्फ उन्हीं चीज़ों से सीख पाता है जिसे वो देख सकता है, छू सकता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ये चला जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल वाली स्टेज में। तो कॉन्क्रीट में आप एब्स्ट्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे अपने आप से बातचीत करने लग जाते हैं। तो वाइगोस्की ने इस चीज़ को क्या नाम दिया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, रिफ्लेक्ट्स देयर ईगोसेंट्रिज्म। जी नहीं, क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म आपका किसने दिया है? पियाजे ने दिया। पियाजे बात करते हैं ईगोसेंट्रिज्म की। दूसरा है आपका हिंडर्स और तीसरा है आपका फिर से हिंडर्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हैं आपके नेगेटिव वर्ड्स, तो बाधा नहीं डालेगा ये चीज़। फोर्थ ऑप्शन आपका हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। तो हाँ, रेगुलेशन की बात वाइगोस्की करते हैं। बच्चा अपने आप को इस चीज़ से रेगुलेट कर पाता है, अपने आप को एक डायरेक्शन दे पाता है, दिशा दे पाता है।
तो वाइगोस्की के अनुसार फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? तो ये आ जाएंगे आपके वाइगोस्की। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की की बात जब भी आती है आप क्या याद रखेंगे? SCL। वाइगोस्की ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है सोसाइटी पर, कल्चर पर और लैंग्वेज पर। ठीक है, तो सांस्कृतिक की बात कौन करते हैं? आपके वाइगोस्की करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है क्या सही है और क्या नहीं? तो समाज की बात आई है तो सोशल ऑर्डर वाली स्टेज आपकी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन में बताया गया है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। इस वाली स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जो भी काम करते हैं ना वो या तो इसलिए करते हैं कि उन्हें गुड बॉय बनना है, लड़कियां इसलिए करती हैं कि उन्हें गुड गर्ल बनना है ताकि उनके पेरेंट्स उन पर गर्व करें। और पहली जो स्टेज है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो भी करेगा वो इस डर से करेगा कि अरे मुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं मिल जाएगी जी। और फोर्थ ऑप्शन है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इस स्टेज में वो अपने एथिक्स की बात करता है, अपना स्वार्थ वो यहाँ पर छोड़ देता है, वो समाज के भले के लिए सोचता है यहाँ पर। तो कोलबर्ग ने कितने स्तर दिए हैं? कोलबर्ग ने दिए हैं आपके 3 स्तर। याद रखना स्तर 3 दिए हैं, लेवल कितने दिए हैं? 3 दिए हैं, लेकिन स्टेजेस दिए हैं आपकी 6, क्योंकि हर एक लेवल पर आपकी 2 स्टेजेस आ जाती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू थिंक अबाउट इश्यूज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता। तो ये तो मैथ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। दूसरा है आपका ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू रिदम एंड साउंड्स। ये किसकी तरफ लग रहा है? ये तो म्यूजिकल का हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर है आपका पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट द पैटर्न्स ऑफ स्पेस, स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उसमें फेर बदल करने की क्षमता। तो ये आपका विजुअल स्पेशियल की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ पर पहले 3 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? यस, ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होना चाहिए? प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो फिर बच्चे तो इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत भी करेंगे, अपने डाउट्स भी पूछेंगे। वो ऐसे चुपचाप बैठकर सुन नहीं सकते क्योंकि फिर तो उनके डाउट्स क्लियर होंगे नहीं, तो उनका एक्टिव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा? कि वो अंतः क्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और संवाद भी यहाँ पर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और उसका तर्क दिया गया है। कथन क्या दिया गया है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए।
कम अपेक्षा रखनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। लड़कियां और लड़के बराबर हैं। तर्क क्या दिया गया कि ऐसा वो क्यों करेंगे? लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। अच्छा, लड़के मैथ समझ सकते हैं और लड़कियां नहीं समझ सकती है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जी नहीं, तो यहाँ पर ये कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 किस पर ज़्यादा जोर देती है? एक भाषावाद पर? नहीं। पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो? ये भी नहीं कहती। पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो? ये भी नहीं कहती। वो बात करती है मल्टीलिंग्वलिज्म की। किसकी? बहुभाषीयता की, एक से ज़्यादा भाषाओं की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आप कुछ नेगेटिव वर्ड्स को पकड़ेंगे, जैसे कि इंड्यूस फियर ऑफ फेलियर इन द लर्नर्स। तो क्या आप डर पैदा करेंगे बच्चों में? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है शेम द चाइल्ड फॉर पुअर परफॉर्मेंस, कि बच्चे ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो आप उसको शर्मिंदा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा है कंपेयर, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, कंपेयर के साथ आपको जाना ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आपका फिगर आउट वेज टू सपोर्ट द लर्नर्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये है आपका बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और पूछ रहा है कि किससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का तो एक ही डायग्राम होता है, सबको पता है, सब लोग उसको सेम ही बनाएंगे, है ना। दूसरा है आपका मल्टीप्लाई 328 बाय 984। तो इसका भी सबका सेम आंसर निकलेगा, है ना। जी हाँ। थर्ड ऑप्शन है आपका इन विच ईयर वॉज द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास्ड। तो इसका भी एक फैक्चुअल आंसर है। फोर्थ ऑप्शन है एनालाइज। तो एनालाइज वर्ड आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एनालाइज द वेरियस वेज। यहाँ पर एक से ज़्यादा तरीक़ों की बात की गई है। इन विच अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पूर्व अनुभव तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बच्चा आसानी से सीख लेता है उनके माध्यम से। दूसरा है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो बिल्कुल ये ऑप्शन है आपका बिल्कुल पॉजिटिव, आप इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि पूर्व अनुभव बच्चे की सीखने में हेल्प करते हैं। अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर किसकी बात कर दी गई है? एक समान तरीक़ों की। तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, आपको सबकी नीड्स का ध्यान रखना है। फोर्थ है आपका सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का आप यूज़ नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16
एक समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए? विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, पैसिव, ऐसे बिल्कुल आराम से सुन रहे हैं, बस टीचर ही बात किए जा रहे हैं, ऐसे तो वो सीख नहीं पाएंगे ढंग से। दूसरा है आपका विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, उन्हें समान अवसर दिए जा रहे हैं। तीसरा, प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो भेदभाव तो गलत है, नेगेटिव पॉइंट है ये। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, तो क्या एक क्लासरूम में सिर्फ बच्चे अपने आप ही सीखेंगे? फिर तो टीचर का कोई काम नहीं रह जाएगा ना। तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस नेगेटिव हैं बजाय कि सेकंड के, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि केवल वाली स्टेटमेंट, ओनली वाली स्टेटमेंट आपकी सही नहीं होंगी। केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला नहीं, निजी विद्यालयों में आरक्षण, हाँ ये सही लग रहा है। तीसरा है केवल, फिर से केवल आ गया, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनके लिए अलग विद्यालय नहीं, आप तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो अलग विद्यालय आप नहीं लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निजी विद्यालयों में आप क्या करेंगे, उन्हें रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है, क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो मैथ्स से रिलेटेड कौन सी है? मैथ्स में क्या होता है, कैलकुलेशन होती है ना, तो कैलकुलेशन से रिलेटेड कौन सी है यहाँ पर? डिसकैलकुलिया, नाम से ही आपको पता चल रहा है डिसकैलकुलिया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है। अगर बात करें डिस्ग्राफिया की, तो आपको याद रखना ग्राफ में आप क्या करेंगे, ग्राफ को ऐसे खींचेंगे ना, तो आप लिख रहे हैं एक तरीके से, आपका हाथ काम कर रहा है, आप राइटिंग कर रहे हैं, तो डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित हो जाएगा। अगला है आपका डिसलेक्सिया, लेक्सिया है आपका रीडिंग डिसऑर्डर, इसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। और एक सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है कि बच्चा सो को, SAW को वो क्या पढ़ेगा, वोज पढ़ेगा, ठीक है। अगला है आपका डिस्प्रैक्सिया, ये आपका मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर्स फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट। इंक्लूजन में आप फिक्स कर देंगे कि कौन कहाँ बैठेगा, बिल्कुल नहीं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरा है फ्लेक्सिबल करिकुलम, क्या लगता है ये ऑप्शन सही है या गलत है? फ्लेक्सिबिलिटी की बात की तो बिल्कुल सही है। और तीसरा है आपका स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, मानकीकृत, बिल्कुल नहीं। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन आपका कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाओगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात आप इंक्लूजन में करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन ऑर्डर टू केटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, जो बच्चे गिफ्टेड हैं, प्रतिभाशाली है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला है आस्क देम वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस। अरे वो तो पहले ही गिफ्टेड हैं, ऐसे क्वेश्चन दोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो बोर हो जाएंगे। दूसरा है असाइन देम चैलेंजिंग एंड हायर ऑर्डर टास्क, ये ऑप्शन सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन, तो फिर तो ये भेदभाव हो जाएगा।
फोर्थ है आपका कीप लो एक्सपेक्टेशंस, क्या आप कम अपेक्षाएं रखेंगे उनसे, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उन्हें अगर आप नॉर्मल टास्क देते हैं तो वो बोर हो जाते हैं, और अगर वो बोर हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, फिर आपकी कक्षा में डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। तो इसीलिए उन्हें आप देंगे कुछ चैलेंजिंग टास्क जिसको करने में उन्हें इंटरेस्ट आए। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड अ टीचर अवॉइड। याद रखना, कई बार आप नोट वाले ऑप्शन को या अवॉइड वाले ऑप्शन को मिस कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को रीड करना है। व्हाइल फैसिलिटेटिंग लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को किस रणनीति से बचना चाहिए। तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग, संकल्पना मानचित्रण, ये तो अच्छी बात है, इससे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आसान हो जाते हैं। दूसरा है डिस्कवरी लर्निंग, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर बच्चा एक्टिव होगा, खुद से लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को। तीसरा है आपका इंट्यूटिव गैसिंग, ये भी आपका पॉजिटिव ऑप्शन है। फोर्थ है आपका पैसिव इमिटेशन। पैसिव इमिटेशन, अरे वो तो बिल्कुल आराम से बैठकर आपकी नकल करेगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नेगेटिव है, और अवॉइड की बात की है तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, in order to facilitate meaningful learning, which of the following element of processing information is helpful। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, गैर संदर्भीकरण। ये तो गलत है, क्योंकि हम तो बात करते हैं कि हमें संदर्भ करते हुए पढ़ाना है। दूसरा है इलेबोरेशन, इलेबोरेशन भी सही पॉइंट है। तीसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, और फोर्थ है आपका रोट मेमोराइजेशन। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन इलेबोरेशन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विस्तारण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। क्या क्या जानेंगे आप बच्चे को नया विषय पढ़ाने से पहले। सबसे पहला ऑप्शन है, बच्चा पहले से क्या जानता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी तो उसके पूर्व अनुभव शामिल होंगे। दूसरा है सामान्य भ्रांतियाँ, तो हाँ ये आपको पता होनी चाहिए, और ये होना आम बात है, इसे नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाना है, क्योंकि तभी आप उनकी कन्फ्यूजन्स को दूर कर पाएंगे जब आपको पता होगा। तीसरा है विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, ये भी पता होना चाहिए। फोर्थ है विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप उनके पसंदीदा मेथड से नहीं पढ़ाएंगे, मज़े मज़े में उनको नहीं सिखाएंगे, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ऑप्शन सही हैं, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is promoted by constructivist approach for learning? सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। तो सबसे पहला है एक्सपोजिटरी टीचिंग, प्रतिपादक शिक्षण। दूसरा है आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तीसरा है लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, और फोर्थ है आपका रोट मेमोराइजेशन। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स आपके नेगेटिव हैं। तो अगर आप रटने की बात करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। एनसीएफ भी क्या कहता है कि बच्चे को रटवाना नहीं है, उनके दैनिक जीवन से जोड़ना चीज़ों को। फिर लेक्चर मेथड, ये भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को तो हमें मज़े मज़े में सिखाना है।
दूसरा है आपका पूछताछ आधारित शिक्षा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? इंग्लिश में ऑप्शन दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है आपका डिक्लेरेटिव, सेकंड है मेटाकोग्निटिव। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेटाकोग्निटिव। मेटाकोग्निटिव क्या होता है? जब आप अपने ही जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उन पर ही आप रिफ्लेक्ट करते हैं, खुद की ही सीखी गई चीज़ों पर आप रिफ्लेक्शन लेकर आते हैं, तो वो आपका मेटाकोग्निटिव हो जाता है। तो अब बच्चों को अगर वो स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं को फोकस में लेके आ रही है तो ये बिल्कुल सही है और मेटाकोग्निशन की तरफ ये इसको लेकर जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। The strategy to remember a long string of letters by grouping that into memorable and meaningful parts is called। तो ये कहलाता है आपका चंकिंग। खंडीकरण। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में जब आप उसके पार्ट्स करके उसे समूहित कर देते हैं तो ये आपका चंकिंग यानी कि खंडीकरण कहलाता है। उसके बाद है आपका 27 क्वेश्चन। Formulating new clarifications going beyond the simple application of previously learned rules to achieve a goal and evaluating the outcomes are important parts of। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना। किस में आ जाएगा ये आपका? तो ये सारे स्टेप्स आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं, समस्या समाधान में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28, जिसमें आपको असर्शन दी गई है और रीज़न दिया गया है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। टीचर शुड इग्नोर मिसकॉन्सेप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हेल्ड बाय स्टूडेंट्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मिसकॉन्सेप्शन को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे में कौन कौन से मिसकॉन्सेप्शन होते हैं और फिर आप उसको दूर कैसे करेंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर इसका रीज़न क्या दिया गया है कि मिसकॉन्सेप्शंस आर एक्सट्रीमली एरनियस एंड रिप्रेजेंट इरेशनल थिंकिंग प्रोसेस। भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि भ्रांतियाँ गलत नहीं होती, वो एक टीचर को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब उसको पता होगा तब वो उन चीज़ों पर काम कर पाएगा और उन चीज़ों को दूर भी कर पाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों गलत हैं, जो कि दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। बोथ ए एंड आर फोल्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। Current psychological theories of emotion conceptualize the relation between cognitive and emotional processes as। इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल स्वतंत्र है एक दूसरे से। दूसरा है इंटरट्विन्ड है। तो जी हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टास्क इज। कब स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फील करते हैं? सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स, तो बिल्कुल ही जटिल दे देंगे तो कैसे, फिर तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। दूसरा है आपका कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड, तो हाँ, जो भी चीज़ें आप उनके दैनिक जीवन से कनेक्ट करके सिखाते हैं उसमें वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें जल्दी भी सीखते हैं, तो उस टाइम पर वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन बीच में रहता है।